1985 बैच के आईपीएस अफसर हितेश चंद्र अवस्थी की गिनती ईमानदार अफसरों में होती है। 13 साल तक सीबीआई में काम करने के बाद इस समय अवस्थी साहब उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। सर, इंडिया न्यूज में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, मैं समझता हूं इस देश का, और विदेशों में भी देखें तो कई सारे ऐसे देश होंगे जो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े होंगे। कोविड को लेके बहुत बड़ी लड़ाई जो है इस प्रदेश ने लड़ी, और अभी भी वो काल जो है चल रहा है। कैसे इतनी बड़ी फोर्स को आपने ऑर्गेनाइज किया? पुलिस ने अपनी छवि को बेहतर बनाने का काम इस काल में किया, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने तारीफ की कि नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जब सारे लोग घरों में थे, लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो सड़कों पे सिर्फ अगर कोई नजर आ रहा था तो सिर्फ पुलिस नजर आ रही थी। इसके बारे में मेरा ये कहना होगा कि मेरे कुछ साथी चिकित्सा विभाग के भी थे। हाँ, नहीं, और तमाम सारे विभाग भी हम लोगों के साथ में थे। हाँ, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का साथ दिया। पत्रकार भी थे और उनसे काफी जानकारियां भी मिलती थी। सर लेकिन जहां तक पुलिस का प्रश्न है, जिसके विषय में आपने पूछा है, सर, तो मैं समझता हूं कि जो मानवता का एंगल जिसको आप बात करना चाह रहे हैं, वो हर व्यक्ति में, पुलिस वाले में भी अंतर्निहित है। और जब हम ऐसी समस्या से सामना करते हैं जो सबको अफेक्ट कर रही है, तो एक एम्पैथी का भाव पैदा होता है, और तब आदमी ये रियलाइज करता है कि विपदा जो है ये सबके ऊपर समान रूप से आई हुई है। और मैं समझता हूं वही एक ऐसा कारक होता है जिससे आप इस प्रकार का आचरण, व्यवहार और समाज सेवा करने का एक जज्बा जो पैदा होता है, वो इससे होता है। और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि वो एम्पैथी जो जनरेट होती है, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी एकजुट हो पाए और एक मानवीय दृष्टिकोण अपना पाए, और उस हिसाब से हरनिश जिसको कहना चाहिए, रात दिन ड्यूटी करने को मोटिवेट हो पाए। और अधिकारियों और जवानों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप देखें, अधिकारियों ने भी लीड ली और वो बराबर जवानों के साथ रहे। समाज ने भी लीड लिया, और यदि हमारा जवान उस टाइम पर भूखा खड़ा था, कहीं पर घर नहीं जा पा रहा था, तो समाज सेवी संगठनों ने, समाज ने पानी, खाना खिलाना, ये सारी चीज़ों का किया। तो एक तरह से कहा जाए तो एक कॉमन एफर्ट था एक वैश्विक महामारी के चैलेंज से निपटने का, जिसने सबको मोटिवेट किया और सबके अंदर अच्छी भावनाओं को मोटिवेट किया। पुलिस जन भी जो है वो समाज से ही आते हैं, तो समाज का वो जो व्यापक एक दूसरे को सहायता करने का जो भाव जगा, वो पुलिस में भी दिखा। सर, आपको कोई ऐसी घटना याद है, क्योंकि लगातार 24/7 पुलिस काम कर रही थी, और मुखिया होने के नाते आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी थी सबकी मॉनिटरिंग करना, चीजों को सही समय पे पहुंचाना, चाहे दवाइयां हो, चाहे खाना हो, इसके लिए आप लोगों ने मैकेनिज्म भी तैयार किया। कोई ऐसी घटना याद हो जिसने बड़ा हिला दिया हो और उसकी सही समय पे मदद हो गई हो? ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं रही होंगी। तो मैं समझता हूं याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रतिदिन ऐसे अनेकों दृष्टांत आते थे जिसमें जो हमारी 112 सर्विस है, इसमें फोन आते थे इमरजेंसी रिस्पांस में कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में दवा का अभाव है, मेरे घर में खाने का अभाव है, और उस पर ये लोग, या मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया है, उसको अस्पताल ले जाना है, और उसमें किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज थी, जो थाने थे, मैं उसको भी इमरजेंसी रिस्पांस ही मानता हूँ, सबने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और ऐसे मैं सैकड़ों दृष्टांत सामने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत मैं समझता हूं जिससे मैं सीधे जुड़ पाया, वो था जब तमाम सारी संख्या में बॉर्डर्स से श्रमिक और अन्य लोग आ रहे थे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा हो जा रहे थे कई जगहों पर। लखनऊ में भी ऐसा हुआ कि लखनऊ एक ट्रांजिट पॉइंट था, बाहर से लखनऊ तक लोग आ रहे थे, फिर लखनऊ से अपने ग्रामों और जिलों को अपने घरों तक जाना चाह रहे थे। तो वो स्टेज थी जब
आदमियों को पानी, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग एकदम से आ गए थे। भोजन की समस्या थी, ट्रांसपोर्टेशन, यूपीएसआरटीसी वाले बराबर हजारों बसें लगा रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ के सामने वो कम पड़ जा रही थी। तो उस टाइम पे जो सारे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, इन सब ने मिल करके एक एफर्ट किया। हम लोग भी गए, हमने भी देखा, हमने भी अब चारबाग के एरिया में देखा, उसमें कंट्रीब्यूट करने का अवसर मिला और समस्या समझने का अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ कभी भूली जा नहीं सकती कि कितनी बड़ी समस्या थी और कैसे उसको प्रयास करके, समझबूझ से, धैर्य से निपटा करके एक अच्छे कंक्लूजन पे हम लोग ला पाए। सर, अभी भी ये चुनौती जारी है। आपको लगता है कि देखिए अभी मतलब अब भले ही अगर मरीजों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है। आप तो मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में डेली रहते हैं, डेली रिपोर्ट्स आपके पास आती होंगी। आपको क्या लगता है कि चीजों में बदलाव कैसे किया जाए, या जो लोग हैं पूरे प्रदेश में आपके काम कर रहे हैं, जनता है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा स्पष्ट है, भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने बराबर जो निर्देश निर्गत किए हैं, 2 गज की दूरी, फेस मास्क का प्रयोग, अनावश्यक बाहर न निकलना, अनावश्यक कांटेक्ट को अवॉइड करना, सैनिटाइज करना अपने आप को, अगर हम इसको अंगीकार करते रहें सिंसियर, देखिए ये एक अंदर से भावना आने की आवश्यकता है। हर चीज़ इन्फोर्समेंट कराया जाता है, लेकिन हर आदमी पे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता। तो जन सूचना और उसके आधार पर लोगों के अंदर सिविल सोसाइटी जो है हमारी, उनके अपने जैसे होता है सिविक ग्रुप्स हैं, आपस में बात करें, सिटीजन ग्रुप आपस में बात करें और ये रेजोल्यूशन करें, तहिया करें कि ये जो बराबर कहा जा रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि आप मास्क का प्रयोग करें सार्वजनिक स्थान में, दुकानों में भीड़ ना लगाएं, वगैरह वगैरह, जो पूरी सीक्वेंस है, इसको फॉलो करें। तो हमारा सारा एफर्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अंगीकार करें। सर, अगर आपने देखा होगा इधर भी तो आत्महत्या की दर, मतलब जिस तरह से लोगों ने आत्महत्याएं की, वो बहुत बड़ी है। आपको भी नहीं लगता है कि सर कुछ ऐसे भी पुलिस की तरफ से या कुछ एनजीओज के साथ मिलकर कुछ काम करने की आवश्यकता है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हों, वहां मैसेज जाए, मनोवैज्ञानिक जाए, क्योंकि लोग लगातार घरों में रहने से उनका जो डिप्रेशन लेवल है वो बढ़ा है। अगर आप देखें हर शहर से, अगर आप देखें तो उसके आंकड़े बढ़े हैं। चाहे हम नोएडा की बात कर रहे थे तो तकरीबन 200 के करीब वहां की आंकड़े हैं। लखनऊ में हम आए दिन देखते हैं कि फलाने ने आत्महत्या करी। इस पे भी सर कुछ काम किए जाने की जरूरत है, मुझे लगता है। आंकड़े तो मेरे संज्ञान में अभी मैंने उस दृष्टिकोण से नहीं स्टडी किए हैं। आत्महत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं सर, किसी भी कारण से हों, दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और जो आपका कहना, इससे मैं सहमत हूं कि कोई भी आत्महत्या करता है तो उसके पीछे कोई विवशता होती है। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और काउंसलिंग के सिस्टम्स एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन शायद उनको और थोड़ा सा फाइन ट्यून करने की आवश्यकता होगी। थोड़ा हम लोग कानून व्यवस्था पे आ जाते हैं सर। एंटी रोमियो एक बड़ा अभियान जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया है सर। अभी जो अब नया ऑपरेशन जो मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान किया है कि भाई ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक किया जाएगा जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत हरकत करते हैं। सर क्या है ये कानून, कैसे ये लागू होगा पूरे प्रदेश में, कैसे हम अपनी माँ बहनों को, बच्चियों को बचा पाने में इसके जरिए सफल होंगे? हमने अभी कुछ दिन पहले समीक्षा किया है और एक विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं, व्यापक चिंतन और परामर्श के बाद, जिसमें सादे ड्यूटी में कपड़ों में, देखिए यूनिफॉर्म पहनने पर बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि लोग सतर्क हो जाते हैं। एकदम सही कहा। अब ये जो सादे ड्यूटी में कपड़ों की ड्यूटी में लग जाते हैं तो वहां पर सामने दिखाई देता है क्या हो रहा है। जी। तो एक तो बड़ा प्रयास जो हम लोग करने जा रहे हैं और करना शुरू कर दिया है वो ये है कि सादे कपड़ों में ड्यूटीज लगाई जाएं। और दूसरा ये कि जो हमारा अभियान मोटरसाइकिलिस्ट, जो यंग एज के बच्चे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं और 3 बैठ के चल रहे हैं, 4 बैठ के चल रहे हैं, इनकी चेकिंग विस्तृत रूप से करना, वो भी इसका एक पार्ट है। क्योंकि ऐसे ही लोग किसी न किसी स्टेज पर
कोई ना कोई ऐसी चीज करते हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, या तो आपराधिक वारदात होती है, उसमें भी ऐसा दिखाई देता है सर, इस तरह की हिम्मत तो वो अगर इन्फोर्समेंट हमारा ठीक हो जाता है तो वो ऑलराउंड उसका फर्क दिखाई देता है। तो वो हमने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, व्यापक रूप से अभियान भी चलाए हैं और हमें आशा है कि इसका असर, और जो महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के लिए जो हमने यूनिट्स बना रखे हैं उनका असर, और जो अभी शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं कि इसमें और गंभीरता से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, उस पे जो हम अभी एक बहुत बड़ा सुधार ये हुआ है कि सारे जो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड अपराध या उनका जो काउंसलिंग या उनका इमरजेंसी रिस्पांस सबको एकीकृत कर दिया। सजा भी दिलवाना, वो मैं आंकड़े देख रहा था तो उसमें बहुत ही अच्छी प्रगति है। उसको एकीकृत भी किया गया है जी। सिंगल हायरार्की के अंडर में लाया गया है, एडीजी एक उसके अलग से जो आपने बना। जी। ये सारे प्रयास जो हैं उस ओर जा रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि इनको जब हम समन्वित रूप से कुछ दिन लागू करेंगे तो उसका आपको नजर में आएगा अच्छा असर। सर, जो ये इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि महिलाओं के जरिए ही उनको जो है पनिश किया जाएगा, तो ये क्या है, जरा सा मैं इसको समझना चाहता हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ऐसा महिलाओं के जरिए कोई इसमें जेंडर बायस नहीं है। महिलाएं जो हैं उसमें यह है कि पुरुषों के द्वारा इस ऐसी गतिविधियों में यदि बहुत लीड रोल प्ले किया जाता है तो आरोप लगने की संभावना रहती है। एकदम ठीक है सर। उसको हम लोग बॉडी वॉर्न कैमरास खरीद रहे हैं, तो जो आदमी ड्यूटी पे होंगे वो कैमरा रखेंगे तो उसका प्रूफ रहेगा कि किसने क्या बात बोली। सही बात है। परंतु उसको भी अगर भूल जाएं तो अगर महिला ही उनको डील कर रही हैं जो कि उसके पार्ट हैं, ऑलरेडी हैं, तो उससे कोई बुराई नहीं है। उससे ये भी चीज नहीं होगी कि सच्चा या झूठा आरोप लगाने की स्थिति भी नहीं पैदा होगी। ये बहुत बड़ा है। और दूसरी चीज वो समझ पाएंगी कि क्या समस्या लाई करती है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है। आपके आने के बाद सर जो भ्रष्टाचारी थे, जो करते रहे होंगे भ्रष्टाचार, उनके अंदर एक भय पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो इस तरह के कामों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जांचें भी चल रही हैं, उन पे कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है। तो आपको लगता नहीं सर कि कोई नया मैकेनिज्म की आवश्यकता है और प्रभावी तरीके से, जिससे कि ये भ्रष्टाचार को कम किया जा सके? खासतौर पे नीचे लेवल पे अगर आप देखें, जैसे कि थाने लेवल पे जब जाएं तो ज्यादातर शिकायतें वहां की होती है, क्योंकि आम आदमी सीधे थाने से जुड़ा है और उनकी शिकायत यहां तक आते आते आपने सिस्टम तो बहुत ही मजबूत बना के रखा हुआ है। लेकिन अभी मैं बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि डायरेक्ट फोन बहुत सारे आपके आ रहे थे। आपके जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि नहीं, आप अपनी शिकायत लेके फलाने व्यक्ति के पास जाइए, थाने पे जाइए। तो सर, जो विश्वास होना चाहिए, जिस विश्वास की हम बात करते हैं, आपको लगता है कि इसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है? मैं इस चीज में आपसे और अधिक सहमत क्या होऊंगा। दरअसल भ्रष्टाचार सारी हमारे अच्छे काम को खराब कर देता है। और खासतौर पे वो विभाग जो जन सेवा के लिए बने हुए हैं, जिनके पास दुखियारा आता है, पीड़ित आता है, उनके लिए अपरिहार्य है कि वो भ्रष्टाचार से शून्य हो, जीरो करप्शन हो वहां पर। बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, आदमी दुखियारा आपके पास आता है, इसलिए आपको ये चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसीलिए हम एक रिलेंटलेस एक्शन लेने का प्रयास करते हैं, जहां हम सैकड़ों लोगों को ऑनर करते हैं। अभी पीछे 15 अगस्त को आपने देखा होगा, जी। अनप्रेसिडेंटेड इतने बहुत सारे जिन लोगों को हमने पुरस्कृत नहीं किया होगा जितना हमने प्रयास किया। जिसको डिस्क दे करके, मेडल दे करके, अन्य ढंग से प्रशस्ति पत्र दे करके हमने पुरस्कृत किया, और इतना पहले कभी किसी को नहीं किया गया था, इस संख्या में नहीं किया गया। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो जितने लोगों को दंडित किया भ्रष्टाचार, कदाचार, इन चीजों में, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। कहने का तात्पर्य ये कि आप अच्छा काम करें, आपसे जो अभिप्रेत है आप उसका अनुपालन करें, वो आप सर्विस दें, और जो आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है उससे दूर आए, बाज आए। नहीं, आपसे सर एक किसी मैकेनिज्म की अपेक्षा की जाती, क्योंकि जो आपकी छवि है वो इस तरह की है। तो मेरे मन में जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि
कभी बहुत सारी शिकायतें आती होंगी, बहुत सारी पढ़ी जाती होंगी, निश्चित रूप से उस पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आपके आने के बाद लोगों में जो इस बात को लेकर डर है वो दिखता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी का ट्रांसफर कर दिया है तो आदमी की हिम्मत नहीं है कि आपको पैरवी कराए, ये भी क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है उस तरीके से वो काम होगा। तो ये बड़ी बात है। तो हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि भ्रष्टाचार को लेके अलग से कार्रवाई होगी, अलग से कुछ चीजें ऐसी होंगी, सरप्राइज चेकिंग्स होंगी, थाने पे डिकॉय व्यक्ति जाएगा, इस तरह की कुछ चीजें ऐसी होनी जिसे पता तो चले। वो की भी गई हैं। अगर आपको स्मरण हो तो अभी व्यापक रूप से पुलिस ने विजिलेंस के साथ मिलकर के छापेमारी की थी, जिनमें ट्रांसपोर्ट, सैंड माइनिंग और उसके जगहों पर जहां शिकायत थी, आबकारी की जहां शिकायत थी, वहां पर जाकर के रेड्स किए गए। और ये सतत, मैं समझता हूं तीसरी बार, ये थर्ड ट्रांच था जब इस तरह के रेड्स किए गए। एक तो ये, और दूसरा जो पकड़े जा रहे हैं या जिनके बारे में संज्ञान में किसी भी साधन से, मीडिया के माध्यम से अन्यथा आ जा रहा है कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच करा करके कार्रवाई करना। और आपको मैं बताऊं, ये जांच फॉर्मेलिटी नहीं है, अनेक मामलों में मैंने देखा है और दर्जनों में मामले होंगे जिसमें समाचारों का या गोपनीय सूचनाएं जो प्राप्त हुई फोन से या अन्य साधनों से, उनका संज्ञान लेकर के जब उसमें जांच कराई गई तो कमियां पाई गई और लोगों को दंडित भी किया गया है। तो ये एक एडिशनल चीज है, ये एक नया मैकेनिज्म हमने अख्तियार किया है, दैट वी आर ओपन टू इंफॉर्मेशन इफ इट इज करेक्ट एंड दैट इज यूज्ड फॉर inquiry purposes, and then if we find that it has happened like that, then we take action. तो एक ये है, दूसरा रेड्स हैं, विजिलेंस के साथ जॉइंट रेड्स, डिपार्टमेंट्स के साथ जॉइंट रेड्स करना, और वो भ्रष्टाचार के जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ऑफ करप्शन बोलते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना, ये हम लोग बराबर कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये आगे भी हम इसको फाइन ट्यून करेंगे। और सर, मैं आंकड़े देख रहा था, गैंगस्टर के आंकड़े मैंने देखे, 2012 में 12,149 लोगों पे गैंगस्टर लगा, 16 में ये 13,615 हो गए, और 2020 में अभी तक 17,908 लोगों पे जो है अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। प्रभावी कार्रवाई हो रही है, उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो किस तरह के अपराधी जो है आप लोगों के टारगेट में है, कौन से वो लोग हैं? जैसे आप देखिए, मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है, अतीक के खिलाफ, उनके गैंग्स के खिलाफ, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे सर कार्रवाई की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। आपने जो प्रश्न हमसे पूछा उसका उत्तर भी आप ही ने दे दिया। नहीं। उसका उत्तर केवल ये है कि देखिए, अपराधी अपराधी है। कार्रवाई अपराध के अगेंस्ट होती है, अपराधी के अगेंस्ट होती है, और हर अपराधी हमारा टारगेट है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम अपराधी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। 17,000 गैंगस्टर, हम ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया सारे गैंगस्टर वही हैं। नहीं, इसमें गैंगस्टर में डकैत भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, और लुटेरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, माफिया भी हैं। तो अपराध के विरुद्ध कार्रवाई जो विधि है उसके अनुसार करने का हमारा एम है। प्रायोरिटी अपराध को कम करना है, प्रायोरिटी अपराधी को भयभ्रांत करना है, सलाखों के पीछे ले जाना है, जो उनकी वास्तव में सही जगह है। सर, पाक्सो एक्ट के भी जो हमने आंकड़े देखे, उसमें भी प्रभावी कार्रवाई हुई है। कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं इसमें और कार्रवाई की आवश्यकता है। उसका कारण है कि ये एक ऐसा अपराध है जो किसी भी दृष्टिकोण से, मतलब समाज के दृष्टिकोण से भी, पुलिस के दृष्टिकोण से भी बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और लिया जा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस तरह का, जो ये तो अपनी बात कह नहीं सकते, ये समाज के ऊपर एक रिफ्लेक्शन हो जाता है, बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसको यूएन तक में इसमें बात जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर बात है, इसको हमको और करना है, इसमें बहुत ज्यादा आगे जाना है। सर, मुझे ये बताइए कि आपने नौकर साहब बनने का क्यों सोचा? क्या आपके मन में था कि आप ब्यूरोक्रेसी में ही जाएंगे या कुछ और सोचा था? किसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, आपको जो है इस नौकरी में जाना है? नौकरशाह शब्द जो है वो चिंता मुझे अच्छा, कोई नहीं, हम उसको, उस शब्द को मैं बदल देता हूं। लोक सेवक कहें, लोक सेवक कह देता हूं मैं। नौकरशाह बड़ा नेगेटिव है, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी नहीं सर, एकदम ठीक है, मैं लोक सेवक कह देता हूं। पहली चीज तो ये है कि कैसे आपको प्रेरणा मिली कि जो है आप इस सर्विस में जाएं?
नहीं, देखिए, सच्चाई की बात यह है कि सर्विस तो कोई तय नहीं करता है। जब हम सिविल सर्विस में आते हैं ना सर, उसके लिए। हाँ, सिविल सर्विस में ये कहें कि आप जब सिविल सर्विस में आते हैं, एग्जैक्टली, अब उसमें कौन डिप्लोमेट बनेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, वो अलग की बात है। एकदम। तो मैं स्पष्ट करूं कि मैं पुलिस सेवा के लिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैं केवल पुलिस सेवा के लिए ऑप्ट किया था। हम सारी सेवाओं के लिए ऑप्ट करते हैं, पुलिस भी सेवा उसमें से एक थी जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं पुलिस सेवा पा सका। और जहां तक लोक सेवक बनने का मोटिवेशन की बात है, तो लोक सेवक मोटिवेशन केवल ये है कि एक काम करने का जो डोमेन होता है लोक सेवक का, वो वृहत होता है। मैं और ज्यादा तो बहुत आइडियलिज्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा, आपके काम से यदि 10 लोग भी अच्छा महसूस करें, उनका कुछ भला हो किसी तरह से, तो मैं समझता हूं वो सार्थक कार्य है। और ये सार्थकता जो है सबसे ज्यादा एक लोक सेवक के पास होती है, क्योंकि उसके पास स्टेट की पावर होती है। सर, अब उसके दो तरीके हैं। स्टेट की पावर का मिसयूज करना, जो आपने अभी मुझसे भ्रष्टाचार की बात करी, और स्टेट की पावर का सदुपयोग करना। तो मेरा अपना मानना यह है कि ये और जगहों में भी ऐसा अवसर आता है, लेकिन उस परिमाण में, उस क्वांटिटी में नहीं होता जिस क्वांटिटी में यहां पे होता है। तो अगर आपको जरा भी इच्छा है कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे वाइडर गुड हो, वाइडर लाभ हो लोगों को, तो मैं समझता हूं लोक सेवक होना या लोक सेवा में आना एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। किसने प्रभावित किया सर आपको? मैं ऐसे परिवार को बिलोंग करता हूं जहां सारे लोग लोक सेवक ही रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से प्रेरणा की कोई आवश्यकता थी नहीं, इन हाउस ही प्रेरणा बहुत थी। तो इस वजह से ऐसा कोई विशेष प्रेरणा स्रोत नहीं था। स्कूल के टाइम में? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो रिसर्चर हूँ। अच्छा। मैं यूजीसी का सीनियर फेलो, रिसर्च फेलो था सर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। वहीं से मैंने एमफिल भी किया, वहीं मैं पीएचडी भी कर रहा था। सर, तो बेसिकली मैं एकेडमिक बैकग्राउंड का आदमी हूँ, और मैं दो प्री डॉक्टरल्स किए हुआ हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मैंने किया है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी किया है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनय मेरा विषय है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुलिस या लोक सेवक ट्रेडिशनल सेंस में वो रोल था जिसके लिए मैं पढ़ रहा था या कुछ कर रहा था, लेकिन किसी स्टेज पर जब आप आते हैं तो आपको ये लगता है कि काम ऐसा होना चाहिए जो आपको ये संतोष दे कि आपके रहने का कोई किसी एक आदमी पे, 10 आदमी पे, 100 आदमी पे फर्क पड़ा। बस यही मेरा मोटिवेशन था। सर, अभी आप अपनी हॉबी कुछ न कुछ होगी, पढ़ने लिखने का शौक होगा? अब मेरी कोई हॉबी नहीं है। अब मेरी हॉबी केवल यही है जहां मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरा सारा समय इसी में लगता है। कोई हॉबी नहीं। इसीलिए मैंने पूछा। कभी होता है कि नहीं, कोई किताब पढ़ने का मन करता है तो पढ़ लें, लेकिन मेरे मन का सवाल ही इसीलिए था, परिवार को समय दे पाते हैं कि नहीं बिल्कुल दे पाते नहीं। मैं बिल्कुल परिवार को बिल्कुल समय नहीं दे पाता। आपसे मैं ऑनेस्ट बात करूंगा। अब नहीं दे पाता, पहले बहुत दिया, और लेकिन अब मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है इस चीज की। बात यही है, जीवन में दौर चलते रहते हैं। लेकिन सर, दूसरे लोगों को तो शिकायत होगी ना, और शिकायत करना उनका अधिकार भी है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा, लेकिन ये आपने अपनी बात कह दी भाई, उनका पक्ष तो मैं जाना नहीं, तो एक तरफा बात है ये, मैं समझता हूँ। हो सकता है जी। क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े पुलिस बल को हमेशा एक्टिव रखना, उनको मोटिव देना, उनको प्रेरित करना, अपने आप में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम। नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ऑनर है। और मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। कंट्रोल करने का इशू उतना नहीं होता है जितना उनके साथ चलने का होता है, और उनके साथ चलना एक ऑनर है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत आपको थैंक यू कि आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी सारी बातें कही। तो ये थे एससी अवस्थी साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातें बताई। इनका सिर्फ एक धर्म है कि कैसे लोगों को आसानी से न्याय मिले, कैसे लोगों तक मदद पहुंचे, और शायद ये सबसे बड़ा कर्म है। तो इस सप्ताह इंडिया न्यूज में सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम किसी नए अफसर के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।